नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश में। आज हम लोग प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो सामान्य जागरूकता और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट एंड हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 30 क्वेश्चंस पे बात की थी, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जिस अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। उसके पहले भी एक लेक्चर आया था, तो आप उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग 30 और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। व्हेन हेल्पिंग एंड when helping an unconscious choking victim, you'd give an adult dash chest thrust. For an infant, you'd give dash back blows and dash chest thrust। इसमें आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर आप किसी अनकॉन्शियस मतलब जो चेतन अवस्था में नहीं है, अगर कोई ऐसा विक्टिम है जो कि चोकिंग स्थिति में है, अनकॉन्शियस भी है और उसको श्वसन जो है वो सही से उसका श्वसन तंत्र कार्य नहीं कर रहा है, तो आप उस वयस्क व्यक्ति को कितने चेस्ट थ्रस्ट देंगे, मतलब उसके जो सीने पे कितने बार आप दबाव डालने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, है ना। तो इसमें 5 टाइम्स आप एडल्ट के चेस्ट को क्या करेंगे, थ्रस्ट करेंगे। और आगे कह रहा है यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, फॉर एन इन्फेंट यूड गिव, तो इसमें भी 5 होगा। कल इसी तरह का एक क्वेश्चन किए थे कि अगर कोई बच्चा जो है, इन्फेंट जो है, अगर वो चोकिंग कर रहा है, मतलब उसके गले में कुछ फंस गया है जिसके कारण वो श्वसन की क्रिया सही से नहीं कर पा रहा है, तो उसको आपको क्या करना है, तो आपको उसको उल्टा कर देना है और उसके पीठ के बल करके मतलब उसको पेट के बल लिटा के अपने हाथ में ही, और उसके गले मतलब पीछे गले के पास 5 बार बैक ब्लोज देना है अपने हाथ से, है ना। हाथ से आप उसको थपकी मारेंगे 5 बार, और फिर उसके बाद 5 बार उसके सीने को भी क्या करना है, थ्रस्ट देना है, प्रेशर देना है। तो इससे क्या होगा कि उसकी श्वसन क्रिया क्या होगी, प्रारंभ हो जाएगी, और जो वस्तु अगर उसके गले में अटक गई है जिसके कारण चोकिंग हो रहा है, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो एडल्ट के लिए भी 5 चेस्ट थ्रस्ट है, इन्फेंट के लिए 5 बैक ब्लोज है और 5 चेस्ट थ्रस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं है। ठीक है, तो चेस्ट पेन, हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होता है, ये तो होगा। रेड हॉट और ड्राई स्किन, ये नहीं होता है ना। तो हार्ट अटैक में बी ऑप्शन जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। जो स्किन है वो रेड हॉट या ड्राई नहीं होती है हार्ट अटैक में। चेस्ट पेन होता है, शरीर जो है पीला पड़ने लगता है और या तो नीला पड़ने लगता है, ये भी होता है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, प्रोफ्यूज मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, है ना। तो मतलब बहुत ही ज्यादा जो है पसीना भी क्या होता है, बहने लगता है। तो ये तीनों चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो हार्ट अटैक के सिम्टम क्या है, चेस्ट पेन होगा, शरीर पीला पड़ने लगेगा या नीला पड़ने लगेगा, बहुत ज्यादा पसीना बहेगा, तो वो हार्ट अटैक का सिम्टम है। लेकिन शरीर स्किन का कलर रेड या शरीर गर्म और ड्राई होगा, ये नहीं है सिम्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन परफॉर्मिंग एडल्ट सीपीआर यू गिव, है ना। पहला जो लेक्चर था फर्स्ट एड का, उसमें सीपीआर में बहुत अच्छे से बात किए थे, है ना। तो व्हेन परफॉर्मिंग एडल्ट सीपीआर यू गिव, तो जब आप सीपीआर देते हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए है। आप 30 चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं, ठीक है, और फिर 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देते हैं, और ये प्रोसेस आप तब तक करते रहते हैं जब तक कि आप उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं, है ना। तो जो कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रेथ का रेशियो है वो 30:2 होता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। सीपीआर का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएंगे, पहले भी मैं 2 बार बता चुका हूँ। तो सीपीआर का फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
अगला क्वेश्चन है, ये जो सीपीआर था ये एडल्ट के लिए था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन परफॉर्मिंग सीपीआर ऑन चाइल्ड यू गिव, मतलब अगर किसी बच्चे के लिए आप सीपीआर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। दोनों एडल्ट और चाइल्ड के लिए सेम नहीं होगा। तो उसके लिए आपको 5 चेस्ट कंप्रेशंस करने हैं और 1 स्लो ब्रेथ देना है ना। स्लो ब्रेथ क्यों कह रहे हैं कि आप तेजी से उसको सांस नहीं प्रदान करेंगे, है ना। अगर सीपीआर नहीं पता है तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं, फिर उसके बाद आगे का वीडियो देखते रहिए। तो 5 चेस्ट कंप्रेशन मतलब 5 बार उसके सीनों को आपको प्रेस करना है और फिर एक स्लो ब्रेथ देनी है। एक स्लो ब्रेथ इसलिए देनी है क्योंकि जिससे कि उसके फेफड़ों पर या जिस फेफड़े पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े, है ना, आराम से, या उसके पेट पर ज्यादा दबाव ना पड़े, तो इसलिए आपको स्लो ब्रेथ देनी है, ठीक है। 1 स्लो ब्रेथ प्लस 5 चेस्ट कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, around around where there is damage to the soft tissue and blood vessel under the skin is called। कल इस तरह का एक डिटेल में क्वेश्चन पे बात किए थे कि बाउंड कितने तरह के हैं। चारों तरह के बाउंड पे बात किए थे, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी है ना, ब्रूस। ब्रूस, ब्रूस मतलब हम आपको बताए थे कल कि जब आप मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं तो आपको कोई या कोई वस्तु से आप टकरा जाते हैं, है ना। तो आपका जहां पे किसी वस्तु से टकराते हैं वहां पे सर्वप्रथम क्या होता है, लाल पड़ जाता है, ठीक है। वो समय के साथ उसका कलर चेंज होता रहता है ना। फिर उसके बाद लाल के बाद वो नीला पड़ जाएगा, फिर काला पड़ जाएगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस जगह पे जो ब्लड है वो ट्रैप हो गया है। अब ब्लड ट्रैप हो गया है तो उसका कलर क्या होगा, चेंज होता जाएगा, है ना। बाद में उसका कलर एकदम काला हो जाएगा। तो ये इसको क्या कहते हैं, ब्रूस कहते हैं। इन सब के बारे में बात कर चुके हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो अराउंड वेयर देयर इज डैमेज टू द सॉफ्ट टिश्यू एंड ब्लड वेसल अंडर द स्किन इज कॉल्ड ब्रूस। मतलब ये पूछ रहा है कि कोई घाव ऐसा है, ऐसे घाव को आप क्या नाम देंगे जिसमें जो टिश्यू है और जो ब्लड वेसल है वो स्किन के नीचे क्या होते हैं, डैम टिश्यू तो डैमेज हो जाता है लेकिन जो ब्लड वेसल्स है वो भी डैमेज होती हैं, और डैमेज होने के कारण जो ब्लड है वो ट्रैप हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, ब्रूस कहते हैं। बाकी जो अन्य चीजें हैं वो कल के वीडियो से देख सकते हैं। 36 क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन गिविंग केयर फॉर एक्सटर्नल ब्लीडिंग व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए आप पहला स्टेप क्या लेंगे। आप एक फर्स्ट एडर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो जब आप फर्स्ट एडर के रूप में कार्य कर रहे हैं तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो मदद करेंगे आप करेंगे। तो आपको क्या सबसे पहले करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है, जिससे कि क्या हो, ब्लड फ्लो कम से कम हो, है ना। सबसे कम आपको प्रयास करना है कि अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग कम से कम होने पाए, जिससे उसके शरीर में ब्लड की कमी ना हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए अगर किसी के मान लीजिए कलाई पे कट लगा है जिससे ब्लीडिंग हो रही, तो आप क्या करेंगे, आपको प्रेशर देना है कलाई के पहले, है ना। मान लीजिए आप कोहनी के पास प्रेशर दे रहे हैं या कोहनी और कंधे के बीच में प्रेशर दे रहे हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो थोड़ा क्या हो, कम हो जाए, जिससे कि ब्लीडिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आप उस जहाँ पे कट लगा है उसको एलिवेशन पर थोड़ा ऊंचा करेंगे, जिससे कि ब्लड फ्लो कम से कम हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंडेजेस आर यूज्ड फॉर, मतलब बैंडेज क्यों यूज किया जाता है ना। इस पे भी कल इस तरह का क्वेश्चन किए थे। इसका सही जो ऑप्शन है वो बी है, टू होल्ड ड्रेसिंग इन प्लेस, अप्लाई प्रेशर एंड कंट्रोल ब्लीडिंग। बैंडेज का प्रयोग क्यों करते हैं, जो आप ड्रेसिंग करते हैं, अगर घाव हुआ है उसको साफ करके उस पे आप पट्टी बांधते हैं, तो पट्टी को अपनी जगह पर बनी रहे उसके लिए आप बैंडेज का प्रयोग करते हैं, है ना। और बैंडेज के प्रयोग करने के कारण प्रेशर भी अप्लाई होता है और ब्लीडिंग भी क्या होता है, कंट्रोल होता है। क्योंकि अगर आप ड्रेसिंग बस बांध रहे हैं और बैंडेज नहीं प्रयोग करें तो ड्रेसिंग आगे पीछे खिसक सकता है, जिससे क्या होगा कि वाउंड जो है ओपन हो जाएगा। अगर घाव ओपन हो गया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे, इसलिए बैंडेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेसिंग एंड पैड्स,
जो ड्रेसिंग के लिए जो पट्टी प्रयोग की जाती है या पैड्स प्रयोग किए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है वह बी है, बी ऑप्शन। दीज आर यूज्ड टू हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग एंड कीप जर्म आउट। हम आपको कल भी बताया था कि जो ड्रेसिंग में पट्टी आदि का प्रयोग करते हैं, स्टेराइल होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होती है ना, उसमें बैक्टीरिया आदि नहीं होते हैं। तो इसका प्रयोग इसीलिए करते हैं कि पहला तो आप कंट्रोल कर लें ब्लीडिंग को, है ना, ब्लड क्लॉट हो जाए। अगर ब्लड का फ्लो रुकेगा तभी ना ब्लड क्लॉट होगा। और जो बैक्टीरिया वहां पे अगर घाव ओपन रहेगा तो बैक्टीरिया आदि आ सकते हैं, वो ना आने पाए, इसलिए आप ड्रेसिंग और बैंड पैड्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलास्टिक बैंडेजेस आर यूज्ड। इलास्टिक बैंडेज कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। कंट्रोल स्वेलिंग एंड सपोर्ट इंजरी सच एज स्प्रेन्स आर स्ट्रेन्स। तो स्प्रेन्स या स्ट्रेन्स मतलब, स्प्रेन्स मतलब होता है मोच होना, मोच, और स्ट्रेन्स मतलब होता है खिंचाव होना, है ना। इसी दोनों को एक ही तरीके से शब्द प्रयोग करते हैं आप, स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स। तो इलास्टिक बैंडेज क्या होती हैं, जिनको आप गर्म पट्टी कहते हैं, गर्म पट्टी, है ना। जब किसी को थोड़ा मोच आदि आ जाता है तो आप गर्म पट्टी को लेके वहां पे बांध देते हैं, तो उसी को कहते हैं इलास्टिक बैंडेज। तो इलास्टिक बैंडेज क्यों, जिससे कि स्वेलिंग ना होने पाए, इंजरी को सपोर्ट देते हैं, और जो मोच या स्ट्रेन हुआ है उसके खिलाफ सपोर्ट देते हैं, जिससे दर्द आदि भी कम रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When carrying for a victim who has an object impaled in their hand, you should, है ना। तो मतलब इसका है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का केयर कर रहे हैं कि उसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई वस्तु जो है आर पार हो गया है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो लोगों के शरीर में सरिया आर पार हो गया है ना। कोई भी पदार्थ जो है, लकड़ी धंस गई है हाथ में, एक तरफ से दूसरे तरफ की ओर निकल गई है। तो अगर ऐसे व्यक्ति का आप केयर कर रहे हैं, उसको हॉस्पिटल तक ले जा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट एड के रूप में क्या करना है ना। इम्पेल्ड मतलब होता है आर पार होना, कोई ऑब्जेक्ट आर पार हो गई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। आपको क्या करना है, इमोबिलाइज द ऑब्जेक्ट बाय प्लेसिंग सेवरल ड्रेसिंग अराउंड इट। आपको ये नहीं करना है कि उस ऑब्जेक्ट को निकाल दें, निकाल देंगे तो आप उस ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट को निकालने के दौरान आप और कोई आर्गन को क्या करें, डैमेज कर दें। तो आपको इमोबिलाइज, इमोबिलाइज मतलब उसको हिलने डुलने नहीं देना है, और हिलने डुलने ना देने के लिए आप बहुत सारा ड्रेसिंग उसके अराउंड कर देंगे, जिससे कि वो हिलने डुलने ना पाए जब तक कि आप उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएं। ठीक है, आप बहुत सारा ड्रेसिंग लगा देंगे तो उसका स्थिर हो जाएगा वह ऑब्जेक्ट, और साथ में ब्लीडिंग भी कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। व्हेन कैरिंग फॉर अ विक्टिम विथ ब्लडी नोज यू वुड नॉट। मतलब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं फर्स्ट एडर के रूप में, कि अगर उसका नाक मतलब नाक से खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो आपको क्या नहीं करना है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या नहीं करना है, क्या करना है नहीं पूछ रहा है, क्या नहीं करना है ना। तो क्या नहीं करना है, इसका जो सही ऑप्शन है सी है। Have the victim sit with head tilted slightly backward while pinching the nostrils together। ये इस तरह का एक क्वेश्चन इमेज के माध्यम से पहले ही लेक्चर में समझाए हैं, है ना, कि आपको जब किसी व्यक्ति के ब्लड से नोज, नाक से ब्लड आ रहा है, तो आपको क्या नहीं करना है। तो उसको क्या, आप उसको इस तरह से नहीं बैठाएंगे कि बैठा के आप उसका सर जो है पीछे की तरफ झुका दें। ऐसा करने से जो ब्लड है वो नाक से हो करके आपके फूड पाइप में चला जाएगा, है ना। तो इस स्थिति में हो सकता है कि वो ब्लड जो है, अगर खांसी आदि आए तो आपके फेफड़े में भी जा सकता है, जिससे भारी समस्या हो सकती है, क्योंकि जो विंड पाइप है और फूड पाइप है वो जुड़ी हुई है ना। विंड पाइप मतलब जिससे आप श्वसन की क्रिया करते हैं, फूड पाइप जिससे आप भोजन लेते हैं, ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो जब आपका ब्लड नाक से बह रहा है
अब आप अपने सर को पीछे की तरफ झुका लेंगे तो ये ब्लड बाहर की ओर ना जा करके अंदर की ओर जाने लगेगा। आप श्वसन की क्रिया करेंगे तो हो सकता है कि श्वसन के माध्यम से ब्लड आपके फेफड़े तक भी चला जाए, तो इससे आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो आपको क्या करना है उसमें ये सब है ना। अप्लाई मतलब ये नहीं करना है, सी पॉइंट नहीं करना है, बाकी ए बी डी कर सकते हैं। जैसे अप्लाई एन आइस पैक टू द ब्रिज ऑफ द नोज। ब्रिज ऑफ द नोज कौन सी जगह है? जब जहां पे आपका नाक जो है आपके माथे के साथ ज्वाइंट हुआ है, उसको ब्रिज ऑफ द नोज कहते हैं। तो वहां आप आइस अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई प्रेशर टू अपर लिप जस्ट बीनीथ नोज, मतलब नाक के जस्ट नीचे आपको क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है अपर लिप पे, ठीक है ना, ऊपरी होंठ पे आपको प्रेशर अप्लाई करना है। सबसे महत्वपूर्ण ये है डी पॉइंट, आपको क्या करना होता है, आपको उस व्यक्ति को बैठा देना है और उसके सर को फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर थोड़ा सा टिल्ट करना है, स्लाइटली टिल्ट, एकदम से नहीं, थोड़ा सा टिल्ट कर देना है। और उसके नॉस्ट्रिल्स को टुगेदर जो है पिंच करना है, मतलब प्रेस करना है। नॉस्ट्रिल मतलब जो आप देखते हैं नाक में जो सबसे फ्रंट में जो उभरा हुआ भाग होता है, वह जहां पे समाप्त होता है, वहां पे आपको क्या करना है, पिंच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A student on your bus has been hit in the mouth and a tooth was knocked out. You should, मतलब ये कंडीशन दिया हुआ है, मान लीजिए आप टीचर हैं, आप बस में जा रहे हैं स्टूडेंट्स को छोड़ने के लिए, बस के साथ एक टीचर जाता है। तो अगर जाते समय किसी बच्चे के मुंह में चोट लगती है, उसका दांत जो है टूट जाता है, तो आपको क्या करना है, ठीक है ना। इस स्थिति में आपको क्या करना है, इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। बोथ ए एंड बी करना है आपको, है ना। ए और बी में क्या क्या दिया है देख लेते हैं। कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड हैव स्टूडेंट बाइट डाउन ऑन अ रोल्ड स्टेराइल ड्रेसिंग इन द स्पेस लेफ्ट बाय द टूथ। मतलब आपको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है ना। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि अगर स्टेराइल ड्रेसिंग, क्योंकि बस है तो फर्स्ट एड तो होना ही चाहिए, तो उसमें स्टेराइल ड्रेसिंग होगा, जिसको आप क्या करेंगे, रोल्ड ही उस बच्चे को उस जगह पे दबाने को बोलेंगे जहां पे दांत टूटा हुआ है। और जो टूथ टूटा हुआ है उसको आप सुरक्षित रखने के लिए उसको मिल्क या वाटर में क्या करेंगे, टूटे हुए दांत को रख लेंगे, ठीक है, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सिम्टम्स वुड इंडिकेट इंटरनल ब्लीडिंग। निम्नलिखित में से कौन से जो सिम्टम है या लक्षण है यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। सारे ही सिम्टम हैं जो यह बताते हैं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। रैपिड वीक पल्स और एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब अगर तेजी से पल्स जो है वीक हो रही है, कमजोर हो रही है, बहुत ही ज्यादा क्या है, थर्स्टी फील कर रहा है ना, बहुत ही ज्यादा थर्स्टी फील कर रहा है वो व्यक्ति। दूसरा, स्किन दैट फील्स कूल और मॉइस्ट और लुक पेल और ब्लूइश, मतलब जो स्किन है वह ठंडी पड़ रही है और नमी महसूस हो रही है स्किन पे, या वो उसका शरीर पीला पड़ रहा है, नीला पड़ रहा है, इस स्थिति में भी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। और सी दिया गया है, टेंडर स्वोलन ब्रूइस्ड और हार्ड एरिया ऑफ हिज बॉडी सच एज द एब्डोमेन, मतलब कि उसके जो शरीर के नाजुक अंग है ना, वहां पे सूजन आ रहा है और उसके कुछ बॉडी के पार्ट्स जो हैं हार्ड हो रहे हैं, तो मतलब कठोर हो रहे हैं, तो इस अवस्था में आपको समझना है कि उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो ये तीनों केस हैं जिनमें पता लगता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। wounds that would require stitches are, stitches मतलब जो टांका आप लगवाते हैं चोट लगने पर, तो कौन से जो स्टिचेज होते हैं वो कितने बड़े होने चाहिए, है ना। तो इसमें दिया गया है, इसका जो सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, मतलब किस किस घाव में आपको स्टिचेज लगवाने चाहिए, है ना, टांके लगवाने चाहिए। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, मतलब
ओवर एन इंच लॉन्ग, अगर घाव जो है 1 इंच लंबा है ना। 1 इंच कितना होता है? 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर के लगभग, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा घाव है तो उसमें आपको स्टिचर लगवाने चाहिए। ब्लीडिंग फ्रॉम एन आर्टरी आर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, मतलब किसी धमनी से रक्त बह रहा है जो कि अनकंट्रोल्ड है, तो भी आपको स्टिचर लगवाने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने या किसी जानवर ने बाइट किया है, काट लिया है, तो भी आपको स्टिचर लगवा लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ शॉक? निम्नलिखित में से शॉक का लक्षण कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। चेस्ट और एब्डोमिनल पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। शॉक का ये जो है लक्षण नहीं है कि आपके सीने में या आपके एब्डोमिनल में दर्द होगा या आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। उसके लक्षण क्या है? ये है तीनों। स्ट्रॉन्ग थर्स्ट, नोजिया और वोमिटिंग, मतलब खूब सारी आपको क्या लग सकती है? प्यास लग सकती है, जी मचला सकता है आपका, नौजिया मतलब जी मिचलाना, वोमिटिंग उल्टी हो सकती है। रेस्टलेस और इरिटेबिलिटी, है ना, आप बहुत झुंझला सकते हैं, इरिटेशन हो सकता है, थकान महसूस कर सकते हैं। रैपिड ब्रीदिंग और रैपिड पल्स, मतलब बहुत तेजी से आपकी श्वसन की क्रिया बढ़ सकती है, पल्स बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो ये सब सिम्टम के शॉक हैं। और कौन सा नहीं है? कि आपको सीने में दर्द और एब्डोमिनल पेन नहीं होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होगी, ये शॉक के सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्स्ट डिग्री बर्न, इस पे भी हम लोगों ने पहले लेक्चर में विस्तार से बात किया है इमेज के माध्यम से, उसको आप देख सकते हैं। तो 46 का में पूछा है फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में जो इसका सही ऑप्शन है वो ए है, इन्वॉल्व्स ओनली द टॉप लेयर ऑफ द स्किन। जो मसल है हमारे शरीर में उसके ऊपर 3 लेयर होती है स्किन की, स्किन की 3 लेयर होती है उसके ऊपर। तो जो कल मुझे लगता है मैंने कल के लेक्चर में थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था शायद, उसको देख लीजिएगा। मैंने शायद कल डर्मिस पहले बोल दिया था, तो सबसे पहली जो परत होती है वो डर्मिस नहीं इपीडर्मिस होती है, इपीडर्मिस। दूसरी होती है डर्मिस, और तीसरी होती है उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस, तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। ये तीनों स्किन के लेयर हैं। तो जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है उसमें केवल इपीडर्मिस ही सबसे ऊपरी जो लेयर है वह प्रभावित होती है। सेकेंड डिग्री में इपीडर्मिस और डर्मिस दोनों प्रभावित होती हैं, और थर्ड डिग्री में तीनों लेयर प्रभावित होती हैं, इपीडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, व्हेन कैरिंग फॉर अ विक्टिम हु हैज अ लार्ज बर्न ऑन देयर फॉर आर्म यू, मतलब अगर किसी के कलाई के पास बहुत तेजी से बहुत बड़ा क्या हुआ है, उसका हाथ जल गया है और आप उस विक्टिम को हॉस्पिटल तक ले जा रहे हैं, तो उसके पहले आप कौन सा फर्स्ट एड उसके लिए अप्लाई करेंगे? उसके लिए आपको अप्लाई क्या करना है कि यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कूल वाटर टू कूल द बर्न, ठीक है ना, आइस नहीं प्रयोग करना है, लार्ज अमाउंट में जो ठंडा पानी है उसको प्रयोग करना है, जिससे कि उसके जलन को थोड़ा राहत मिले, ठंडाहट मिले, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when caring for someone who has suffered an electrical burn you would not, मतलब अगर आप किसी व्यक्ति का केयर कर रहे हैं या उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं हॉस्पिटल ले जाने से पहले, अगर उसको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक हुआ है तो आपको क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको क्या नहीं करना है? इलेक्ट्रिक शॉक में आपको बर्न एरिया को कूल नहीं करना है। अगर नॉर्मली आग से जला हुआ है तो आपको कूल करना है। यहाँ पे जो जला हुआ व्यक्ति है वह आग के माध्यम से जला हुआ है, फायर के माध्यम से। अगर नॉर्मली बर्न लिखा है तो फायर के माध्यम से ही होगा। अगर इलेक्ट्रिकल वाला दिया होगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल बर्न लिखा होगा। तो नॉर्मल बर्न बस लिखा है तो उसमें आपको समझना है कि आग से जला हुआ। तो अगर कोई व्यक्ति आग से जला हुआ है तो आपको उसको ठंडे पानी से कूल करते रहना है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिकल बर्न है तो उसमें आपको कूल नहीं करना है बर्न एरिया को। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप जल्दीबाजी में वहां पे
पानी आदि डालें तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी वहां पे फैली हुई हो और आप भी प्रभावित हो जाएं और उस व्यक्ति को फिर से झटका लग जाए, है ना? तो इलेक्ट्रिकल बर्न में आपको क्या नहीं करना है, बर्न एरिया को कूल नहीं करना है। और क्या क्या करना है, तो आपको उसको ब्रीदिंग एंड पल्स देखनी है। अगर नहीं चल रही है तो आप उसको सीपीआर दे सकते हैं। फ्रैक्चर्स देखने हैं कि झटके लगने के कारण कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है, और उसको अगर शॉक में है वह व्यक्ति, तो शॉक के लिए जो प्रोसेस है वो आपको करनी है, ठीक है, शॉक से उसको बाहर लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 है। यू शुड सस्पेक्ट दैट अ विक्टिम हैज हेड एंड स्पाइन इंजरी फॉर, है ना? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, कि मतलब अगर आप यह कैसे सस्पेक्ट करेंगे, या कैसे सस्पेक्ट करेंगे कि उस किसी व्यक्ति को उसके हेड में या स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है रीढ़ की हड्डी, उसमें इंजरी हो सकती है। किस किन कारणों में उसको इन जगहों पर इंजरी हो सकती है, हेड में या स्पाइन में? तो अगर किसी व्यक्ति को लाइटनिंग स्ट्राइक से इंसिडेंट हुआ है ना, जो बिजली चमकती है उससे, तो हो सकता है उसके हेड और स्पाइन में कुछ प्रभाव पड़ा हो। अ पर्सन फाउंड अनकॉन्शियस फॉर अननोन रीजन, अननोन रीजन के कारण अगर कोई कारण ही नहीं पता है और चेतन है, तो हो सकता है हेड या स्पाइन में कुछ दिक्कत हो। अगर कोई व्यक्ति अपनी ऊंचाई से ज्यादा वाली जगह से गिरता है ना, अ फॉल फ्रॉम द हाइट ग्रेटर देन द विक्टिम्स हाइट, मतलब उस व्यक्ति की हाइट जितनी है उससे अधिक ऊंचाई से अगर कोई व्यक्ति गिरता है तो उसके हेड या स्पाइन में चोट लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मे सस्पेक्ट दैट अ स्टूडेंट हैज बीन पॉइजन्ड इफ दे, मतलब आप यह कैसे पता करेंगे, या आपको कैसे पता चल जाए कि किसी व्यक्ति को पॉइजन दिया गया है, अगर वह कैसा व्यवहार करे, क्या बर्ताव हो, या क्या उसका बिहेवियर हो जाए, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि उसको पॉइजन दिया गया है, जहर दिया गया है। तो इसमें सभी परिस्थितियां हैं, है ना? क्या क्या हो, दे आर एक्सपीरियंसिंग नोजिया वोमिटिंग और डायरिया, मतलब उनको जी मचला रहा है, वोमिटिंग हो रही है, डायरिया भी है ना? तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा, ये एक लक्षण हो सकता है, हैव अ चेस्ट और एब्डोमिनल पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मतलब उनके सीने में या पेट में दर्द हो रहा है, उनको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो ये भी एक लक्षण है। तीसरा, उनके लिप्स के आसपास जो है और टंग पे, जीभ पे, और या तो स्किन पे बर्न, मतलब जले हुए की तरह निशान हो सकता है, नीला पड़ जाए, ये सब, होंठ जले हुए महसूस हों, तो ये सब अगर कंडीशन है तो आपको सस्पेक्ट हो जाना चाहिए, संदेह या पता हो जाना चाहिए कि स्टूडेंट्स को क्या दिया गया है, पॉइजन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैरिंग फॉर अ स्टूडेंट हु इज एलर्जिक टू बीज एंड जस्ट बी स्टंग, यू शुड, मतलब आप स्टूडेंट को कैरी कर रहे हैं, लेके साथ में जा रहे हैं, अगर उसको बी से एलर्जी है, मधुमक्खी से एलर्जी है, लेकिन समस्या ये है कि उसको मधुमक्खी से एलर्जी होने के बावजूद भी मधुमक्खी ने उसको काट दिया, समस्या तो ये हो गई। तो आपको क्या करना है ना? तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, कोल्ड पैक अप्लाई करना है जहां पे उसको मधुमक्खी ने काटा है ना? कोल्ड पैक मतलब बर्फ आदि वहां पे आपको लगाना है, और डॉक्टर के पास उसको लेके जाना है कि उसको जो उसको लिए जो उपचार हो वो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52। सिग्नल्स ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन टू अ बी स्टिंग आर, सिग्नल्स ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन टू अ बी स्टिंग आर, मतलब अगर कोई मधुमक्खी किसी को काट रही है तो उसका एलर्जिक रिएक्शन उसको हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? क्या सिग्नल है उसके बॉडी से प्राप्त होगा जिससे आपको पता चले कि हाँ, इसको बी के मधुमक्खी के काटने से एलर्जी हो रही है? इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है ना? तो क्या क्या होगा, फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन द चेस्ट एंड थ्रोट, मतलब अगर किसी को मधुमक्खी ने काटा है और उसका गला और जो सीना है वो क्या है, टाइट हो रहा है, कड़ा महसूस हो रहा है।
तो आपको समझना है कि उसको एलर्जी हो रही है। स्वेलिंग ऑफ फेस, नेक एंड टंग, उसके फेस और गले पे, चेहरे पे, गले पे और जीभ में क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है। रैश, डिजीनेस और कंफ्यूजन। रैश मतलब उसको आप देखते हैं जब खुजली आदि कर देते हैं तो कुछ लाल लाल उभार टाइप का बन जाता है ना। डिजीनेस मतलब चक्कर आना, कंफ्यूजन हो रहा है उसको चीजों में। तो ये सब चीजें जो हैं ये बताएंगी कि अगर बी ने किसी को स्टिंग किया है तो उसका एलर्जिक रिएक्शन उस व्यक्ति को हो रहा है, अगर ये सब सिग्नल दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। When caring for a student who is suffering from heat cramps, when caring for a student who is suffering from heat cramps, आपको क्या करना है जब आप किसी स्टूडेंट को, है ना, केयर कर रहे हैं उसको हॉस्पिटल ले जाने तक, तो आप, और वह किससे प्रभावित है, हीट क्रैम्प से प्रभावित है। तो जो इसमें एक फैक्ट है उसको जानिए। 3 तरह के हीट सिंड्रोम होते हैं, हीट रिलेटेड सिंड्रोम जो है। हीट रिलेटेड सिंड्रोम कितने तरह के हैं? हीट रिलेटेड सिंड्रोम, ये 3 तरीके के हैं। 3 तरीके के हीट रिलेटेड सिंड्रोम होते हैं। पहला तो हीट क्रैम्प्स ही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा होता है हीट क्रैम्प्स के अलावा हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक। और तीसरा होता है हीट एग्जॉस्टन या एग्जॉस्ट होना, हीट के कारण एग्जॉस्टन होना। तो ये 3 तरह की हीट सिंड्रोम होती हैं, ठीक है। तो इनमें से तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि हीट क्रैम्प्स क्या होता है। हीट क्रैम्प्स जो है वो सबसे माइल्ड होता है, मतलब सबसे हल्का हीट रिलेटेड सिंड्रोम है जो हीट क्रैम्प। हीट क्रैम्प में क्या होता है कि जब हॉट इन्वायरमेंट में कोई एक्सरसाइज कर लेता है या खेल लेता है ना, इसीलिए कहते हैं गर्मियों के मौसम में बहुत दोपहर में नहीं खेलना चाहिए। तो जब आप हॉट इन्वायरमेंट में कोई गेम आदि खेल रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपका मसल है ना, मसल जो आप घुटने के नीचे जो भाग होता है उसके, घुटने के नीचे का जो पैर है, आपका घुटने के नीचे पैर का जो भाग है उसमें पीछे की ओर आप देखते हैं कई सारी मसल्स होती हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, ऐंठन आ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप गर्म इन्वायरमेंट में खेल रहे हैं या बाहर हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसको हीट क्रैम्प कहते हैं। तो आपको हीट क्रैम्प अगर किसी को हुआ है तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको करना है कि कूल वाटर एंड स्पोर्ट ड्रिंक उसको देनी है, जिससे क्या हो, उसके शरीर में एनर्जी आए और उसका शरीर क्या हो, ठंडा हो, जिससे कि उसको जो हीट क्रैम्प है उसमें राहत मिले, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, हीट स्ट्रोक है। हीट स्ट्रोक क्या होता है? हीट स्ट्रोक जो है वो खतरनाक होता है ना। हीट स्ट्रोक जो है खतरनाक होता है, हीट के कारण स्ट्रोक लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, हीट स्ट्रोक में क्या होगा, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, है ना, पसीना बहुत तेजी से बहेगा, है ना, बॉडी ओवर हीट होने लगेगी। तो ये सब हीट स्ट्रोक में होता है। और हीट एग्जॉस्टन क्या होता है, उसमें भी इसी तरह का स्थिति होती है, स्वेटिंग ज्यादा होगी लेकिन हीट स्ट्रोक की तुलना में ज्यादा हो हीट, इसमें गर्मी ज्यादा शरीर में क्या होती है, हीट शरीर शरीर का तापमान जो है बहुत तेजी से बढ़ जाता है ना, बॉडी ओवर हीट करने लगती है। ये सब क्या है इसमें होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट सिम्टम आर एसोसिएटेड विथ हीट एग्जॉशन? ठीक है, तो इससे कौन कौन से जो हैं सिम्टम रिलेटेड हैं हीट एग्जॉस्टन से। तो इसमें जो हैं वो सही ऑप्शन है ए, कि कूल, मॉइस्ट, पेल और फ्लस्ड स्किन, मतलब
कि जो शरीर पे नमी है वह महसूस होगी, पीलापन महसूस होगा शरीर पे, है ना? तो ये सब जब किसी को महसूस हो रहा है तो वो हीट एग्जॉस्शन के अ, क्या है लक्षण है उसके, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीट स्ट्रोक, है ना? अभी हीट स्ट्रोक पे बात किए हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या है। हीट स्ट्रोक का मतलब क्या है या उसके लक्षण क्या है, उसके जो सही आंसर है उसमें क्या क्या होता है वो ये है, ऑल ऑफ द एबव। क्या होता है? वेरी हाई बॉडी टेम्परेचर हो जा रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ जाता है, रेड या ड्राई स्किन हो जाएगी, कमजोर पल्स हो जाएगी, और सांस लेने में भी क्या होगी? कठिनाई होगी हीट स्ट्रोक में, है ना? बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्किन जो है ड्राई हो जाएगी या गर्म हो जाएगी, लाल पड़ जाएगी, और वीक पल्स हो जाएगी, और साथ ही में सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 क्वेश्चन कि व्हेन केयरिंग फॉर समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट यू शुड नॉट, मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को जो कि फ्रॉस्ट बाइट से सफरिंग कर रहा है, कष्ट झेल रहा है, आपको क्या नहीं करना है? तो आपके क्या नहीं करना है? रब vigorously until skin appears red and feel warm, ये नहीं करना है आप, है ना? तो फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं। फ्रॉस्ट बाइट मतलब है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें स्किन और जो टिश्यू है ना, जो स्किन और टिश्यू है वो क्या होते हैं? फ्रीज हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें आपके स्किन के नीचे के जो टिश्यू हैं वो क्या होते हैं? फ्रीज हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं, फ्रॉस्ट बाइट करते हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या नहीं करना है? आपको ये सब नहीं करना है कि आप उसको बहुत तेजी से उसको आप ना तो रब मतलब कि आप उसको सहलाना, बहुत तेजी से सहलाएंगे नहीं, और इतना नहीं सहला देंगे कि वो रेड और उसको गर्मी महसूस होने लगे, ये आपको नहीं करना है। बाकी क्या करना है? सोक इफेक्ट पार्ट इन वार्म वाटर, है ना? मतलब जिस पार्ट पे फर्स्ट बाइट हुआ है उसको 100 टू 105 डिग्री पे आपको क्या करना है? उसको उसमें डुबोए रहना है, उस एरिया को जेंटली हैंडल करना है, ब्लिस्टर्स को ब्रेक नहीं करना है। ब्लिस्टर्स मतलब जो फफोले याद पड़े होते हैं उनको तोड़ना नहीं है ना? तो ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, हाइपोथर्मिया, है ना? 57 है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है? ये हम पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह का देख चुके हैं। हाइपोथर्मिया में जो है इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। कैन बी कॉज्ड बाय स्विमिंग इन वाटर बिलो 70 डिग्री, डिग्री नहीं, 70 डिग्री बस नहीं है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ही तेजी से कम हो जाता है। तो ये कब होगा? अगर कोई व्यक्ति 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम के तापमान वाले पानी में क्या करेगा? स्विमिंग करेगा। तो ये कितने डिग्री सेल्सियस होगा, ये कैसे पता लगाएंगे? तो एक फार्मूला होता है, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो कैसे होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 गुणे 5/9 बराबर क्या आता है? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? अब आप इसकी वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू मिलती जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो यहाँ पे हम 70 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख देंगे, माइनस 32 इंटू 5/9। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा? डिग्री सेल्सियस में आता है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 21.1 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो मतलब अगर आप किसी पानी का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम है उसमें आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है, टेम्परेचर बहुत ही आपके शरीर का कम हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए,
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 क्वेश्चन। Snake bites can be very serious. When caring for a snake bite victim, which should you not do? मतलब जो स्नेक बाइट है वह खतरनाक तो होता ही है। अगर आप ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं जिसको स्नेक ने काटा हुआ है, तो आपको क्या नहीं करना है ना। तो क्या नहीं करना है आपको, बी नहीं करना है, आइस को अप्लाई नहीं करना है। ऐसा क्यों करते हैं, आइस को अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो वेसल्स हैं, है ना, जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है, वो क्या हो जाएंगी, स्मॉलर हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। जिससे क्या होगा कि जिससे जब ये वेनम के ब्लड से क्या होंगे, कंबाइन होंगे, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, टिश्यू में डैमेज हो सकता है। तो अगर आप आई से अप्लाई करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को स्नेक ने काटा है, तो उसकी जो वेसल्स हैं, ब्लड फ्लोइंग वेसल्स हैं, वो क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। और जब वो वेनम से, सांप के वेनम से, जहर से मिलेंगी, तो उससे क्या होगा, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये नहीं करना है अप्लाई आइस। क्या कर सकते हैं, घाव को साफ कर सकते हैं। आपको उसको जो जहां पे सांप ने काटा हुआ है उसको हर्ट के नीचे ही रखना है उस पार्ट को, जिससे कि ब्लड जो है या जो वेनम है, जहर है, वो हर्ट तक ना पहुंचने पाए। और 30 मिनट के अंदर आपको कहाँ उसको लेके जाना है, हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 क्वेश्चन। When performing infant CPR or rescue breathing, what kind of breath should you give to avoid forcing air into the infant stomach? इसका कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी बच्चे को सीपीआर दे रहे हैं या रेस्क्यू ब्रीदिंग दे रहे हैं, तो आपको किस तरह से ब्रेथ कर उसको प्रदान करनी है कि उसके स्टमक में एयर फोर्स के रूप में ना पहुंचे, है ना, जिससे उसका स्टमक या फेफड़ा प्रभावित ना हो। तो इसमें आपको सी, स्लोली एंड जेंटली, आराम आराम से आपको हवा उसको प्रदान करनी है सीपीआर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। योर रोल इन मेकिंग द ईएमएस सिस्टम वर्क इफेक्टिवली इंक्लूड 4 स्टेप्स। ईएमएस सिस्टम क्या है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। ईएमएस क्या है, इमरजेंसी मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ई से इमरजेंसी, एम से मैनेजमेंट, एस से सिस्टम। तो ईएमएस सिस्टम को अगर इफेक्टिवली वर्क करना है अच्छे से, तो आपको कौन से 4 स्टेप हैं जिनको फॉलो करना है। ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी है। आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है कि किसी व्यक्ति को कौन सी समस्या है। फिर आपको निर्णय करना है आप जो फर्स्ट एड आदि दे सके, है ना। फिर आपको कॉल करना है किसको, इमरजेंसी सर्विस के लिए। आप हॉस्पिटल में पुलिस को कॉल करेंगे और उसको हॉस्पिटल सर्विस तक पहुंचाएंगे। ठीक है। तो रिकॉग्नाइज, डिसाइड, कॉल, प्रोवाइड, ये सब आपको जो है ईएमएस सिस्टम को इफिशिएंटली वर्क करने के लिए 4 स्टेप हैं। ठीक है। तो इस तरह हमने 30 क्वेश्चन और फिर से तैयार किए हैं। आप पुराने जो 2 लेक्चर्स हैं उसको नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए, और बार बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस जो हैं एकदम तैयार हो जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।